हेलो दोस्तों, तो ये है अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बुक आपको पता ही है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एट योर टिप्स, उस बुक्स के एज इट इज़ अकॉर्डिंग ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो 10+2 क्लास में आते हैं, क्योंकि यहाँ हम 10+2 की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली की जहाँ तक बात है, नाइट्रोजन फैमिली मीन्स 15 ग्रुप, जो 15th ग्रुप है उस ग्रुप की बात हो रही है। और इस ग्रुप में कौन कौन आता है, ये नाना, पाटेकर, असरानी, सब, बिंदास, ये आते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये एलिमेंट्स इसमें आते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि ये जो नाइट्रोजन फैमिली है, इनको निकोजेंस भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज निकोजेंस। अब ये निकोजेंस क्या चीज़ है? निकोजेंस ये एक ग्रीक वर्ड है, निकमिंग्स, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, यूनानी भाषा का निकमिंग्स। और इस वर्ड का मतलब होता है सफोकेशन। यहाँ सफोकेशन का क्या मतलब है कि ये जो एलिमेंट्स है ना, ये जो गैसेस बनाते हैं, वो ऐसी गैसेस बनाते हैं जो सफोकेटिंग होती है, सफोकेशन है उनसे, दम घुटता है मतलब। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, निकमिंग्स या निकोजेंस के नाम से इनको जाना जाता है। अब हम बात करेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो अगर आप इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर इस बारे में बात करना चाहो, तो 15 एलिमेंट है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा NS2NP3। ये जो है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा किसका, इन एलिमेंट्स का। जैसे सपोज नाइट्रोजन का आप करते हो, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। 7 का मतलब क्या हुआ कि 1s2, 2s2, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गई, टोटल है 7, 2p3। तो क्या हुआ, ये s के अंदर 2 है, p के अंदर 3 है, मतलब NS2NP5 जो आउटर मोस्ट है। जैसे यहाँ पर आउटर मोस्ट कौन सा है, सेकंड शेल है। याद रहे दोस्तों, ये जो सेकंड शेल है इसमें D तो होता ही नहीं है, क्योंकि पहले शेल में एक ही सब शेल है 1s, दूसरे में 2 हैं 2s और 2p, 2d होता ही नहीं है। तो नाइट्रोजन में D सब शेल नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। आगे ये बहुत क्वेश्चंस में काम आएगा कि नाइट्रोजन में D सब शेल नहीं है। बहुत से क्वेश्चंस का हम आंसर ऐसे करने वाले हैं आगे चलकर कि D सब शेल नहीं है तो नाइट्रोजन तो ये काम नहीं कर पाएगा। अब इससे नेक्स्ट अगर आप फॉस्फोरस को देखते हो, तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बजाय मैं इसमें भी बता सकता हूं कि क्या आएगा, क्योंकि आप एक कदम नीचे आओगे तो यहां मिलेगा आपको 3s2 3p3। अब इसमें 3p3 है और थर्ड शेल में तो D सब शेल होता है, तो इसका मतलब 3D इसमें तो है। ये और बात है कि ये खाली पड़ा हुआ है, लेकिन अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कोई ऐसा दानवीर आ जाए जो इलेक्ट्रॉन दे दे इसको, तो 3D इलेक्ट्रॉन भी, इसको भी इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। और इसी बेस पर जैसे अब आपसे जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे पूछेंगे NCl3, ये चैप्टर हम पूरा पॉइंटर्स में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, टॉपिक्स या क्वेश्चंस के हिसाब से ही हम करने वाले हैं। देखिए, अगर नॉर्मल वैलेंसी की बात करना चाहें हम, कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात है तो वैलेंसी की भी होनी चाहिए। तो वैलेंसी आपको क्या मिलेगी, ये लास्ट वाले हैं 3। तो नाइट्रोजन तो 3 शो कर रहा है, लेकिन बाकी जो हैं वो उसमें 5 भी शो कर सकते हैं। तो इनकी जनरल वैलेंसी 3 और 5 शो होगी। जहाँ तक नाइट्रोजन की बात है, तो सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या NCl3 बनता है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बनता है। फिर आपसे पूछेंगे क्या NCl5 बनता है, आप कहेंगे नहीं, ये नहीं बनेगा। रीज़न क्या है, एब्सेंस ऑफ D ऑर्बिटल, क्योंकि D ऑर्बिटल्स नहीं है इसलिए NCl5 नहीं बनता। इसी बात को दूसरे ढंग से कैसे पूछ लेते हैं, दूसरे ढंग से ऐसे पूछते हैं, जैसे आपसे कहेंगे PCl3
क्या बनेगा? आप कहेंगे यस बनेगा। फिर आपसे कहेंगे PCl5, 3 नहीं 5 बनेगा, आप कहेंगे यस। तो इसी क्वेश्चन को जैसे बोर्ड लेवल पे आपसे कैसे पूछ लेते बहुत बार कि PCl5 इज फॉर्म्ड, PCl5 बनता है, NCl5 नहीं बनता, NCl5 इज नॉट फॉर्म्ड। इसका क्या रीजन है कि PCl5 बनता है, NCl5 नहीं बनता? तो इसका रीजन देखो, आप क्या बताओगे? फॉस्फोरस का जो है ये क्या है 3p3 और 3d, और ये क्या है 3s2। तो इसको मैं बनाता हूँ ग्राउंड स्टेट पे, ये है 3s, p में कितने हैं, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, d में कितने हैं 5 हैं, ये लो भाई 5 बन गए। 3s में क्या है फॉस्फोरस में 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितने हैं 3 हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। अब जब हमसे पूछा जाएगा क्या PCl3 बनेगा, आप कहेंगे यस पक्का बनेगा। कैसे भाई? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में भाग लेंगे ना, तो ये क्या करेगा, एक Cl जैसे यहाँ आएगा तो यहाँ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, एक यहाँ आएगा यहाँ बना सकता है, यहाँ आएगा यहाँ बना सकता है। तो ऐसे अगर करते हैं तो क्या बनता है PCl3। अब PCl5 कैसे बनेगा? देखो PCl5 में क्या होगा, ये 3s है और ये क्या है 3d। तो यहां पर ये फॉस्फोरस एक्साइटेड स्टेट में आएगा और एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा 3s, क्योंकि शेल तो तीसरा ही है, ये भी तीसरा है, ये भी तीसरा है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से यहाँ आ जाएगा 3d में। और अगर ऐसा होगा तो क्या हुआ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, p वालों में क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन है, और जो d है इसमें क्या हुआ 5 थे, इसमें ये एक आ गया, ये एक्साइटेड स्टेट है। अब देखो क्या होगा, एक क्लोरीन यहाँ बॉन्ड बना सकता है आके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये खाली है, एक यहाँ बना सकता है, एक यहाँ बना सकता है, एक यहाँ बना सकता है, एक यहाँ बना लेगा। टोटल कितने हुए 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखो ये खेल नाइट्रोजन नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन में 2s2 और 2p3 आगे ये है ही नहीं, d नहीं है, तो ये जंप करके जाएगा कहाँ? तो ये वही शेर वाली बात है कि तेरी गली से तेरे ख्याल से बच जाता तो मैं सारे शहर की दुश्मनी से बच जाता। तो काश इसके पास d होता, किसके पास, नाइट्रोजन के पास, तो ये भी NCl5 बना लेता, लेकिन वो है नहीं, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल है। तो इसमें क्या हुआ, s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में गया और ये 5 जो है क्लोरीन अब अटैच हो सकते हैं, PCl5 बन सकता है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये ऑक्टेट से कुछ बाहर की बात हो गई है? क्योंकि ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट में तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है हमेशा, ठीक है। तो एक बॉन्ड 2 3 4 5 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑक्टेट से भी ज़्यादा हैं। तो ये ऑक्टेट रूल को भी तोड़ रहा है। ये जो ऐसे है ना जो ऑक्टेट रूल को तोड़ते हैं, मतलब 8 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम कहेंगे फॉस्फोरस क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। ये क्या शो कर रहा है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट की, ऑक्टेट जो है इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेन हमने किया कि NCl3 बनेगा, PCl3 भी बनेगा, PCl5 बनेगा, लेकिन NCl5 नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें D सबशेल जो है वो एब्सेंट है, वो नहीं बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो बार बार आपसे पूछ लिया जाता है। कौन सा है कि नाइट्रोजन जो है ये बहुत लेस रिएक्टिव है और फॉस्फोरस जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है। ऐसा किसके कारण है, क्या रीज़न है कि फॉस्फोरस जो है
वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, नाइट्रोजन से। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है। देखिए नाइट्रोजन में जो है ना, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। जबकि फॉस्फोरस में क्या होता है, फॉस्फोरस में होता है सिंगल बॉन्ड, ऐसे। तो सिंगल बॉन्ड है तो इसको तोड़ना भी आसान है, तो सिंगल बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो फॉस्फोरस के जो P4 मॉलिक्यूल हैं, ये P4 की फॉर्म में पाया जाएगा, ये N2। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो जल्दी नहीं टूटेगा, तो ये क्या होगा, अनरिएक्टिव या लेस रिएक्टिव है। फॉस्फोरस क्या है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। अगला क्वेश्चन जैसे आपसे पूछते हैं बहुत बार, जैसे बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि BiH2 ये जो है, ये है स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? तो ध्यान रखिए, एक बात मैंने आपको बता रखी है कि ये तो आपको हमेशा याद रखना ही है, इससे बहुत से क्वेश्चंस के आपके आंसर बहुत सिंपल हो जाएंगे। क्या बात, कि हैलोजेंस जो है ना, ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ये याद रख लो आप। हैलोजेंस बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, और मेटल्स जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ये लाइन याद रखना, रट लो इसको, समझ लो, रट लो, आपकी मर्जी है। अब आप कहेंगे कि इससे क्या फ़ायदा है? इसके ये फ़ायदा है कि बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। फिर बेचारे दूसरे तरीके से उसको रटते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन फिर जब ये इतना याद करते हैं तो कुछ पहचानने के लिए दे दें तो उसमें फिर दिक्कत आती है। तो हैलोजेंस बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। हैलोजेंस बताइए क्या करते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन दूसरों का इलेक्ट्रॉन छीनने का काम करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो जो ऐसे हैं जो छीन लेते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इसका मतलब ये है कि मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खोकर पॉजिटिव आयन बनाते हैं। इसका मतलब मेटल्स जो ऐसे हैं, मेटल्स जैसे वो चीज़ें क्या हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। अब आते हैं इस बात पर कि BiH2 ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसा क्यों? देखिए ऊपर से जब आप शुरू करेंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, ये जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। तो जैसे ही आप डाउन द ग्रुप आएंगे, नीचे आएंगे, तो जो साइज है वो इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा मतलब ये जो Bi बिस्मथ और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, जब साइज ज़्यादा है तो इस बॉन्ड की लेंथ बढ़ गई तो इसकी स्ट्रेंथ हो गई कम। तो जैसे ही साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड की लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ वो बढ़ जाती है, और लेंथ जब बढ़ती है तो स्ट्रेंथ क्या होती है, कम हो जाती है। तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ कम होगी। स्ट्रेंथ कम होगी तो जल्दी टूटेगा तो ये क्या करेगा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का ये काम करेगा, मतलब जल्दी इलेक्ट्रॉन को खोएगा, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ये, मतलब H पॉजिटिव जल्दी रिलीज होगा यहाँ से, ये रीजन है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जैसे आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि ये शुरू में क्वेश्चन वाइज ही कर रहे हैं, फिर कुछ टॉपिक्स बीच में आएंगे। एक ये इसमें बार बार पूछते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड, कि सोडियम एजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले तो यही पता हो कि सोडियम एजाइड क्या है, तभी तो करेंगे हम। तो सोडियम एजाइड का फॉर्मूला है ये NaN3। तो याद रखिए जब कहा जाए कि इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करो, थर्मल डिकम्पोजिशन बोले तो गर्म करो, इसको हीट की प्रेजेंस में तोड़ दो, तो ये आपको नाइट्रोजन गैस मिलती है। तो आप आंसर लिखेंगे कि जब भी आप इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे आपको नाइट्रोजन गैस मिलेगी। सिंपली आप इसको कई बार डाई नाइट्रोजन भी बोल देते हो। बैलेंस करेंगे तो ये दिक्कत है, ये 2 है ये 3 है, तो यहाँ मैं 3 कर देता हूँ, यहाँ 2 कर देता हूँ, ये भी 6 ये भी 6, लेकिन सोडियम भी अब 2 करने पड़ेंगे।
तो ये रिएक्शन लिखेंगे, ये है रीजन थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके बाद आपसे पूछते हैं बेसिक स्ट्रेंथ पर एक क्वेश्चन और बॉन्ड एंगल पर एक क्वेश्चन। चलिए बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। किसकी बेसिक स्ट्रेंथ की? आपको पता होगा कि NH3 एक बेस का काम करता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लोन पेयर है। तो लोन पेयर को जो डोनेट करता है वो क्या होता है? लेविस बेस होता है। लेविस ने ये बताया था कि लोन पेयर को जो डोनेट करे वो बेस है, जो एक्सेप्ट करे वो एसिड है। तो इसमें NH3, फिर कौन है? PH3, फॉस्फोरस के बाद कौन है? ASH3। ये है। हमें बताना है सबसे अच्छा बेस इनमें से कौन सा है, क्या रहेगा। तो देखिए ये ठीक वैसी ही बात है जैसे आपके पास मान लिया 1 लाख रुपए हैं। वैसे 1 लाख क्यों माने, जब मान ही रहे तो आप मान लिए 1 करोड़ तो मान ही लेते हैं। मान लिया 1 करोड़ रुपए हैं और आपका घर बहुत बड़ा है, मान लिया 25 कमरे हैं उसमें। तो आप कोई भी चीज़ 1 करोड़ रुपए का कोई भी चीज़ रख के इसमें भूल सकते हो, या नहीं भूलोगे तो उसमें टाइम लग सकता है कि कहाँ रखी होगी। और दूसरी सिचुएशन ये है कि जब एक ही कमरा हो, एक कमरा हो, कोई भी कीमती चीज़ आपने रख रखी है या थोड़ी सी कम कीमती है तो आप तुरंत बता देंगे वो चीज़ कहाँ रखी। वही बात यहाँ पर लागू होती है। देखो लोन पेयर तो चलो होंगे इनके पास, कोई बात नहीं, लेकिन देखना ये है लोन पेयर कौन जल्दी डोनेट करेगा। जो जल्दी डोनेट कर सकता है वही अच्छा बेस है। अब नाइट्रोजन का साइज़ क्या है? लेस है, क्योंकि जैसे ही आप ऊपर से नीचे आते हो तो साइज़ कम होता जाता है। तो नाइट्रोजन का साइज़ कम है। कम है तो ये क्या कर सकता है? इट कैन ईजीली डोनेट लोन पेयर। ये जल्दी लोन पेयर डोनेट कर सकता है इनकी बजाय। और अगर ये जल्दी डोनेट कर सकता है तो इसका मतलब यही अच्छा बेस है। तो NH3 इज़ मोर बेसिक देन PH3, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अगर बात करें बॉन्ड एंगल की। देखिए NH3 की ये कहानी होती है, ये है NH3, ये है लोन पेयर इसके ऊपर NH3 में। अब इसकी अगर आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना तो ये हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 होगा तो आपके दिमाग में जाएगा कि टेट्राहेड्रल होना चाहिए, और सही बात है, ऐसा ही होना भी चाहिए। अगर टेट्राहेड्रल है तो फिर एक और जिद आप लगाएंगे कि ये जो बॉन्ड एंगल है इसमें ये 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, क्योंकि 109 डिग्री 28 मिनट होता है टेट्राहेड्रल में। तो लेकिन यहाँ पर ये लोन पेयर भी है। ये लोन पेयर क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो ये जो बॉन्ड एंगल है ना, जिसको हम मान रहे थे कि 109 डिग्री 28 मिनट्स आएगा, ये केवल 107 डिग्री का रह जाता है। रीज़न क्या है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लोन पेयर, ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इसके साथ भी रिपल्शन के कारण 107 डिग्री का ये एंगल रह जाता है। अब अगर इसको कंपेयर करवाएं तो ये जो है ना, ये सबसे ज़्यादा इसी में होता है, फिर PH3 में, फिर ASH3 में, ऐसे होता है। बॉन्ड एंगल की बता रहा हूँ। रीज़न बीइंग, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे, तो ग्रुप कौन सा यहाँ पर? नाना पाटेकर, असरानी, सब बिंदास, ऐसे आते हो ना आप नीचे। जैसे जैसे नीचे आओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इनमें, फॉस्फोरस उससे कम है, आर्सेनिक उससे कम है। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आओगे क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, और ये डिक्रीज करती है तो बॉन्ड एंगल भी इसमें क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो ये कहानी है बॉन्ड एंगल की। फिर इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमसे पूछ लेते हैं कि नाइट्रोजन का एनामलस बिहेवियर क्यों है। उसका मतलब औरों से, एनामलस का मतलब क्या? औरों से अलग, जो बाकी मेंबर्स हैं उनसे अलग क्यों है नाइट्रोजन का बिहेवियर। तो बहुत बार ये बातें आएंगी और कई ग्रुप्स में आती रहती हैं, हालांकि जवाब इनका सिमिलर होता है, मिलता जुलता होता है। जैसे सबसे पहले आप नाइट्रोजन के बारे में बताएंगे कि नाइट्रोजन ऐसा है इसमें जो डाई एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, N2 की फॉर्म में पाया जाएगा और दूसरे नहीं पाए जाते हैं।
इसलिए इसका बिहेवियर औरों से अलग है, एनामलस बिहेवियर है। दूसरा वही आपका रामबाण औषधि कि नाइट्रोजन में डी सब शेल नहीं है, एब्सेंस ऑफ डी सब शेल। उम्मीद करता हूँ यहाँ नीचे तक आ रहा होगा वीडियो में, वरना सुन तो आप रही ही हो। एब्सेंस ऑफ डी सब शेल के कारण भी ये क्या है, एनामलस बिहेवियर है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन जो है ये पी पाई बॉन्ड बनाता है, बाकी नहीं बनाते, बाकी तो डी पाई और ये बनाते हैं। पी पाई का मतलब ये है नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, नाइट्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, और सिंगल भी हो सकता है। तो ये जो कुछ फैक्टर्स हैं, और नो डाउट एक और देखिए 4 पॉइंट्स कर लिया हमने, स्मॉल साइज, और एक और लिखो तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है। तो डाइएटॉमिक है, दूसरे नहीं है, पी पाई बॉन्ड बनाता है, एब्सेंस ऑफ डी सब शेल है, स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इन सब की वजह से नाइट्रोजन का क्या होता है, एनामलस बिहेवियर होते हैं। हालांकि स्पेस कम है, लेकिन फिर भी यहीं पे कर लेते हैं, क्वेश्चन और कर लेते हैं। नाइट्रोजन लेस कैटिनेशन शो करता है फॉस्फोरस की बजाय, इसका क्या रीजन है? नाइट्रोजन शोज लेस कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या चीज़ होती है? सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी। जैसे कार्बन में होती है ना कैटिनेशन, कार्बन कार्बन जुड़ते जाते हैं किसी भी तरीके से, तो नाइट्रोजन लेस कैटिनेशन शो करता है। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड वीक होता है, क्योंकि इसका साइज तो है स्मॉल, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, वो रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से ये वीक बॉन्ड बनता है बजाय कि फास्फोरस के। तो कैटिनेशन, आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ना चाहे नाइट्रोजन को, तो इनमें लोन पेयर के कारण रिपल्शन ज़्यादा होता है, वीक बॉन्ड बनेगा, तो ये कैटिनेशन को प्रेफर नहीं करता है। जबकि इसकी बजाय अगर कंपेयर करोगे तो फॉस्फोरस में ज़्यादा कैटिनेशन होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट करेंगे अगले वीडियो में। और एक बहुत ज़रूरी बात ये कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।